ये है इनसाइट विद रागा। सोचिए भीतर से। मित्रों, रेलवे सिर्फ पटरियों और स्टेशनों का जाल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के सपनों, जरूरतों और सफर को जोड़ने वाली जीवन रेखा है। इनसाइट विद रागा के इस विशेष एपिसोड में हम उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो यात्रियों की सुविधाओं को नई ऊंचाई देने के साथ साथ क्षेत्रीय विकास को भी तेज रफ्तार प्रदान कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री अनुराग त्रिपाठी। अप्रैल 2025 में पदभार संभालने के बाद से उन्होंने रेलवे ढांचे को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उनके नेतृत्व में न केवल पुराने विकास कार्यों को नई गति मिली है बल्कि निर्माण कार्यों के दौरान भी रेल यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाए रखने का बेहतरीन तालमेल देखने को मिला है। तो आइए श्री त्रिपाठी जी से जानते हैं कि जोधपुर मंडल में रेल विकास, यात्रियों की सुविधाओं और आने वाले समय की योजनाओं का खाका क्या है। सर, इनसाइट विद रागा के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। और जोधपुर जैसी सूर्य नगरी जो अपनायत की नगरी है वो आपका अभिनंदन करती है। आपको 6 माह पूरे होने वाले हैं, लेकिन चूंकि आपका पुराना कार्यकाल एजुकेशन से भी रहा है, आप कई अलग अलग फील्ड में काम करते रहे हैं, लेकिन जब आप जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक बने तब आपके सामने क्या चुनौतियाँ या आपने क्या अपेक्षा की होगी कि मैं जाने के बाद ये काम कर सकूँगा? देखिए, जोधपुर डिवीज़न नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का एक इम्पॉर्टेंट डिवीज़न है और ये डिवीज़न 1600 रूट किलोमीटर में फैला हुआ है। लगभग 142 स्टेशन हमारे पास हैं। नए चैलेंजेज ये हैं कि महत्वपूर्ण शहर होने के कारण बहुत सारी नई ट्रेनें यहाँ से प्रारंभ हो रही हैं और उन ट्रेनों को स्पेस देने के लिए, उनकी पार्किंग के लिए हमको सिक लाइन, पिट लाइन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हमको तीव्र गति से नए नए प्रस्तावों को पूरा करना है। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप लोग भी देख रहे होंगे कि वर्तमान जो सरकार है इसने रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत प्रायोरिटी दी है और पूरे देश में हमारे हजारों स्टेशंस डेवलप हो रहे हैं। ये लंबे समय बाद ये हो रहा है और आप देखेंगे, और मैं बताना चाहूँगा कि जोधपुर डिवीज़न में हमारे 15 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन में चयनित हैं, जिनमें 15 से 20 करोड़ प्रत्येक स्टेशन पर खर्च हो रहा है। इसके अलावा हमारा जैसलमेर है, जोधपुर है और पाली है, जो स्टेशन डेवलपमेंट के मेजर प्रोजेक्ट में है। जोधपुर का 500 करोड़ का, जैसलमेर का 150 करोड़ का और पाली का 95 करोड़ का। ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इन प्रोजेक्ट्स की टेंडरिंग प्रोसेस में आना, टाइमली एग्जीक्यूशन और फिर कंप्लीट करना एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन टीम बहुत अच्छी है जोधपुर की, हमारे ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं जोधपुर के, जिनका सपोर्ट है। तो जो भी चैलेंजेज हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे टाइम पर और जनता की सुविधाओं को बढ़ाएंगे। करीब 150 स्टेशन आपके अंडर में आते हैं, 142 जैसा आपने बताया, और दूसरा आप बताया अमृत स्टेशन आप बना रहे हैं। लेकिन क्या इसके बाद आम पब्लिक एक अपेक्षा करती है कि हमको ये फैसिलिटी इन स्टेशन पर मिलने वाली है, तो अपन किस तरह की फैसिलिटी को लेके आधुनिकीकरण कर रहे हैं? देखिए, देश बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है। एक समय था जब देश में गरीबी थी, बेरोजगारी थी, स्टेशंस की फैसिलिटीज़ बहुत कम होती थी, ट्रेन्स बहुत कम होती थी, ट्रेन की स्पीड नहीं होती थी और हमारे स्टेशन भी मिनिमम फैसिलिटीज़ वाले होते थे। मतलब वहाँ टॉयलेट अवेलेबल है और कुछ बेंचेज हैं और बिजली बत्ती पंखा है। अब वो स्थिति देश की नहीं रह गई है। देश बहुत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है और सरकारें जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर थ्रस्ट दे रही हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि वर्तमान में रेलवे जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को लेकर के, यात्रियों को लेकर के जो सचेत है, उसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें हो रही हैं। जितने भी अमृत भारत स्टेशन या मेजर स्टेशन डेवलप हो रहे हैं उनमें एस्केलेटर्स की व्यवस्था हो रही है, लिफ्ट की व्यवस्था हो रही है। पब्लिक को सीसीटीवी कैमरा, कोच गाइडेंस सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें भी प्रोवाइड की जा रही हैं। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए और दिव्यांगों के लिए अलग अलग मॉडर्न जो हमारे टॉयलेट्स हैं उनकी व्यवस्था की जा रही है। ऑलमोस्ट जितने भी नए स्टेशन हमारे अमृत भारत बन रहे हैं वहाँ स्वच्छता को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट्स किए जा रहे हैं। उन स्टेशनों पर बुकिंग को लेकर, पार्सल को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर के भी नई नई व्यवस्थाएं सुचारू रूप से लागू की जा रही हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जनता को ज़रूर दिखाएं कि जो नए अमृत भारत स्टेशन डेवलप हो रहे हैं वो किस तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के। और अभी कुछ दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री ने जोधपुर डिवीज़न के देशनोक स्टेशन का सशरीर उद्घाटन किया, फिजिकल मोड में आकर के किया। बहुत सुंदर स्टेशन बना है, बहुत शानदार बना है। वहाँ जी पवित्र स्थान भी है और सारी सुविधाएं। तो जनता की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए रेलवे कृत संकल्प है और हमें होना भी चाहिए। जनता नई चीज़ें डिमांड, जनता क्या चाहती है रेलवे से, जब वो स्टेशन पर पहुँचे तो उसको स्वच्छ और सुरक्षित स्टेशन कैंपस मिले। मतलब हमें सफाई को टॉप क्लास पे लेकर के जाना है।
जनता दूसरी व्यवस्था ये चाहती है कि उसको ट्रेन में रिजर्वेशन मिले, सीट मिले, कंफर्म सीट मिले। जनता तीसरी व्यवस्था चाहती है कि उसको ट्रेन का जो टाइमिंग है, पंक्चुअलिटी, समय पर वो अपने गंतव्य तक पहुंचे, उसको प्रॉपर लिनन, साफ सुथरा और सर्विसेज मिले। तो जनता की बहुत छोटी छोटी उम्मीदें हैं, टाइमली ट्रेन के अराइवल को लेकर के, क्लीनिंग को लेकर के, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को लेकर के, टीटीज और स्टाफ के बिहेवियर को लेकर के। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको जनता की अपेक्षाएं और जिन पे हम खरा उतर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सरकार पूरे मन से जुटी हुई है और जोधपुर डिवीज़न में SDRM इन सारी सुविधाओं को हम लगातार जनता को प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, ये आधुनिकीकरण का काम शुरू हुए मेरे ख्याल से 2 साल के करीब हो जाएंगे। अब इसमें अपन कितने एक्सेलेटर भी बहुत सारे लग रहे हैं, लिफ्ट की सुविधा भी काफ़ी मिलने वाली, तो कम से कम बुजुर्गों को काफ़ी सुविधाएं मिलेगी। तो एक अनुमान के अनुसार यहाँ पे और क्या क्या ऐसी सुविधाएं हैं? जैसे एक्सेलेटर बताया गया 30 से 32 एक्सेलेटर लगने। जी, जोधपुर स्टेशन पर लगभग 26 एस्केलेटर और 18 लिफ्ट की व्यवस्था हो रही है जी। और कॉन्कोर्स डेवलप हो रहे हैं। जो हमारे ब्रिजेज होते हैं जिसपे अभी तक सिर्फ चलने का काम होता था, लोग क्रॉस करते थे, उन ब्रिजेज पर शॉप्स होंगी, शॉपिंग एरिया होगा, आने जाने की सुविधाएं बढ़ेंगी, एग्जिट और इन की भव्य व्यवस्था होगी। अभी तक क्या होता था, एक ही रास्ते से लोग निकलते आते और जाते हैं। अब बड़े स्टेशन बन रहे हैं तो बड़ी फैसिलिटीज उस पर लाई जा रही हैं, कॉमर्शियल से रिलेटेड एक्टिविटीज उस पर बढ़ाई जा रही हैं। तो जो सुविधाओं की बात कर रहे हैं, जब ये नया स्टेशन बनेगा तो दिव्यांगों को लेकर के एस्केलेटर, लिफ्ट, टॉयलेट्स, ये सब तो प्रदान किए जाएंगे। बुजुर्गों के लिए भी ऐसे सुविधाएं होंगे। इसके अलावा जो सामान्य जनता है उसको वेटिंग एरिया मिलेगा, उसको एयर कंडीशनड रिटायरिंग रूम मिलेंगे, उसको तमाम सारे बिजनेस हाउसेज की व्यवस्था सेम स्टेशन पर हम करके देंगे। तो सुविधाओं को लगातार हम बढ़ाएंगे। और अगर आप नई चीज़ें पूछना चाहें तो हम बताएंगे, प्रॉपर CCTV कैमराज लगेंगे, कोच गाइडेंस सिस्टम की आधुनिक व्यवस्था वहाँ दी जाएगी, RPF और GRP सिक्योरिटी के साथ फुल मोड में अवेलेबल होगी वहाँ पर। हमारे यहाँ रनिंग रूम्स मॉडर्न बनेंगे, रिटायरिंग रूम्स मॉडर्न बनेंगे, TTs के रहने की व्यवस्था मॉडर्न बनेगी, गार्ड के रहने की व्यवस्था मॉडर्न करेंगे, जिससे ये चीज़ें हमारे पास अच्छे से हो। प्लस जब ये स्टेशन बनेगा तो हम बहुत सारी कस्टमर सेटिस्फैक्शन की चीज़ें बढ़ाएंगे। जैसे हम बताना चाहें ट्रेन की क्लीनिंग को लेकर के, तो क्लीन ट्रेन स्टेशन का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपनी थ्रू ट्रेन्स को क्लीन करते हैं, 10 मिनट का समय मिलता है, वो हम प्रोवाइड करेंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अब लिनन की मशीनें लग रही हैं, जिसमें मशीनें उसकी क्वालिटी को चेक कर रही हैं, उसमें स्पॉट्स है तो उसको बाहर निकाल दे रही हैं, और उस AI बेस ऐसे सिस्टम आ रहे हैं जिसको हम इन चीज़ों को करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं होंगी जिनको हम बेहतर करेंगे। अभी इसके जैसे एक रातनाडा गेट भी है स्टेशन का, शायद 2 गेट है अपने, एक तो इधर अपने स्टेशन वाला मेन और एक बैक साइड वाला जी। तो क्या बैक साइड वाले में भी इसी तरह मॉडर्नाइजेशन होगा? बिल्कुल, दोनों तरफ। देखिए, पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि जितने अमृत भारत स्टेशन बन रहे हैं, प्रायः समस्त नए स्टेशंस पर हम एग्जिट 1 और एग्जिट 2 मीन्स कि हम ये कहना चाहेंगे कि शहर के दोनों हिस्सों में हम स्टेशन विकसित कर रहे हैं। अभी तक क्या होता था, प्रायः शहर के एक हिस्से में स्टेशन की सुविधाएं होती हैं, दूसरे इस पार्ट को छोड़ देते हैं। तो शहर के दोनों तरफ हम अपने प्लेटफॉर्म के उस तरफ सारी सुविधाएं विकसित करें। वहाँ भी एस्केलेटर लगेंगे, वहाँ भी लेफ्ट लगेंगे, वहाँ भी एग्जिट की व्यवस्था होगी, वहाँ भी पार्किंग की व्यवस्था होगी। तो मेन प्लेटफॉर्म की तरफ और अपोजिट की तरफ दोनों तरफ में सुविधाएं प्रदान करेंगे, और एग्जिट और इन दोनों अलग अलग करेंगे, जिससे डिपार्चर और अराइवल की भीड़ एक जगह पर इकट्ठी ना हो। सर, एक सवाल ऐसा था कि जैसे अस्पताल और रेलवे स्टेशन अभी सबसे ज़्यादा भीड़ का केंद्र है, जिसमें हर इंसान, जो हर यात्री को एक असुरक्षा की भावना रहती है कि इतनी भीड़। तो क्या हम भीड़ को नियंत्रण करने के लिए भी क्या रेलवे कोई ऐसा कदम उठा रही है? जैसे एक इंसान को छोड़ने के लिए कई बार 20-25 लोग आ जाते हैं, तो रेलवे में एक, जैसे एयरपोर्ट पे आप नहीं जा सकते, क्या रेलवे में भी कोई ऐसी व्यवस्था होने वाली है? देखिए, रेलवेज में बहुत पुरानी व्यवस्था है कि प्लेटफॉर्म टिकट लेकर के यात्री अपने परिवार के सदस्य को छोड़ने जा सकते हैं। तो अभी तो हम प्लेटफॉर्म टिकट के साथ उस व्यवस्था को जारी रख रहे हैं। लेकिन जब नए स्टेशन बनेंगे, बड़ा एरिया बनेगा, आप इमेजिन करिए कि जितना बड़ा स्टेशन है, वो स्टेशन आने वाला जो नया स्टेशन होगा इसका 20 गुना 30 गुना बड़ा होगा। तो ऐसी व्यवस्थाएं होंगी जो जनता को हम कैटर कर सकेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब स्टेशन पर सारी आधुनिक सुविधाएं आएंगी, ग्रैंड तरीके से बनेगा, तो वहाँ जो उनके बाकी यात्री आ रहे हैं प्लेटफॉर्म टिकट लेकर के आ रहे हैं, उनको भी सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो आज की डेट में तो जो प्लेटफॉर्म टिकट की सुविधा है वो कंटिन्यू रहेगी। भविष्य में अगर ऐसे कोई नियम और पॉलिसी हमको रेलवे बोर्ड से मिलती है तो हम उसका पालन करेंगे। क्या ऐसी फैसिलिटी नहीं हो सकती कि एक बैरिकेड बना दिया जाए कि इसके बाद आप प्लेटफॉर्म तक नहीं जा सकते? आपके इस विचार को हम नोट करते हैं, और भविष्य में अगर ऐसी कोई आवश्यकता पड़ी, जरूरत पड़ी कि अब उसके अलावा कोई और उपाय नहीं रह गया है, तो उस पर विचार करेंगे और निर्णय लिया जाएगा।
ठीक है, अभी जैसे आज जोधपुर के अंदर 2 वंदे भारत हो गई, एक अहमदाबाद की तरफ है और एक दिल्ली की तरफ। मैं क्या उम्मीद करूं कि आने वाले समय में 1-2 साल 5 साल के अंदर जोधपुर में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलेगा? बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। ट्रेन्स बढ़ेंगी, स्टेशन की फैसिलिटीज बढ़ेंगी। सरकार क्या कर रही है सर? देखिए, जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और उस जनता को आधुनिक सुविधाएं देने के लिए आपको अपने विकास को दूना चौगुना करना है। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्पॉर्टेंट मीन्स है। स्वतंत्र भारत के समय से ही सरकारें प्रयास करती रहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, अधोसंरचना को लेकर के हम बेहतर विकल्प के रूप में आए। तो उसमें रेलवे, भारतीय रेलवे पूरे देश का एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन मीन है। हमें उसको तो बढ़ाना ही है। तो आने वाले समय में हम स्टेशन की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, लाइन कैपेसिटी बढ़ाएंगे, पिट लाइन सेक लाइन की संख्या बढ़ाएंगे, मेंटेनेंस टाइम को कम लेंगे, एआई बेस्ड चीज़ों कर करके, मशीन लर्निंग की तरह की चीज़ों करके सेफ्टी सिक्योरिटी सिस्टम को और स्ट्रेंथन करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर जनता की डिमांड को पूरा करने के लिए हम और दूरी की ट्रेनें बढ़ाएंगे, हम ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाएंगे और ट्रेनों की फैसिलिटीज भी बढ़ाएंगे। तो मैं तो बिल्कुल खुले मन से आपसे कह रहा हूं, आने वाले समय में जोधपुर डिवीजन को बहुत सारी सौगात मिलेगी और हम उसकी एडवांस में तैयारी कर रहे हैं। और आपके इस प्रश्न के साथ जोड़ के बताना चाहूंगा कि हमारे 2 इंपॉर्टेंट स्टेशन है, बाड़मेर और जैसलमेर। हम नई पिट लाइन और सिक लाइन अब बाड़मेर और जैसलमेर में भी बना रहे हैं, तो हम ट्रेन को वहां तक एक्सटेंड भी कर सकेंगे और नई नई ट्रेनें वहां से चला सकेंगे। पिट लाइन को जैसे क्या आप एब्रीवेट करना चाहेंगे? जी, रेल का जब एक फेरा, एक चक्कर पूरा होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हमारी मंडौर एक्सप्रेस दिल्ली गई, या मान लीजिए हमारी जोधपुर जो शाम को चलती जोधपुर एक्सप्रेस दिल्ली गई, तो रेलवेज में ट्रेनों के मेंटेनेंस की 3 व्यवस्था, एक प्राइमरी ट्रेन, एक सेकेंडरी और एक प्लेटफॉर्म रिटर्न। प्राइमरी मेंटेनेंस उन ट्रेनों को होता है जिसको जोधपुर को सब कुछ करना है, उसको 6 घंटे के लिए पिट लाइन पर लेना। पिट लाइन एक तरह का पार्किंग स्पेस है। जो ट्रेन अगर 24 डिब्बे के, तो 24 डिब्बे की पिट लाइन का पार्किंग स्पेस है, जिसके नीचे 5 से 6 फीट की अंडरग्राउंड जगह होती, जिसके नीचे हमारा पूरा स्टाफ चलता है और ट्रेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को चेक करता है, मेंटेनेंस करता है। तो 6 घंटे वो पिट लाइन में पार्किंग पर खड़ी होगी, उसके राइट लोग होंगे, उसके लेफ्ट लोग होंगे, उसके नीचे लोग होंगे, उसकी एक एक स्प्रिंग को, नट बोल्ट को, कंप्रेसर को, सिस्टम को, वाटर टैंक को, एवरीथिंग सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से चेक की जाती। एक दूसरा, वो ट्रेन उन्हीं 6 घंटे में क्लीन की जाती है, उसकी सीट, उसके टॉयलेट, उसका फ्लोर, एवरीथिंग क्लीन किया जाता है जेट स्प्रे से, वैक्यूमिंग से, वाइपिंग करके करते हैं। तो 6 घंटे पूरे देश में किसी भी ट्रेन का अगर प्राइमरी मेंटेनेंस हो रहा है तो 6 घंटे लगते हैं पिट लाइन में। तो आप सपोज करिए कि अगर हमारे पास 12 ट्रेनें सपोज करिए प्राइमरी मेंटेनेंस की हैं, मीन्स उसके 24 रैक्स हैं, एक आना और एक जाने का। 24 रैक्स को हम पिट लाइन में 6 घंटे ले जाएंगे, और अगर हमारी पिट लाइन लिमिटेड होंगी, सीमित होंगी, तो नई ट्रेन नहीं चल पाएंगी। इसलिए नई नई पिट लाइन को हम बाड़मेर और जैसलमेर में बनाने जा रहे हैं। एक और टर्म है सिक लाइन। सिक लाइन, तो पिट लाइन में क्या होता है कि 6 घंटे के लिए ट्रेन लेकर के जाते हैं आफ्टर एवरी राउंड, लेकिन सिक लाइन में अगर कोच खराब हो गया तो उसको हम, हमारा सिक लाइन यू कैन से हमारा हॉस्पिटल है जहां उसको ले जाएंगे, उसमें 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग सकता है। और ये भी हमारे पास है, ये अवेलेबल है हमारे पास, सिक लाइन भी हमारे पास अवेलेबल, लेकिन लिमिटेड है। तो अब पिट लाइन और सिक लाइन नई व्यवस्था के तहत बाड़मेर और जैसलमेर में बनना प्रारंभ हो रही है। जब बन जाएंगी तो बहुत सारी ट्रेनों को शिफ्ट कर सकेंगे और जनता को नई ट्रेनें दे सकेंगे। अच्छा सर, एक अभी दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम मुझे लगता है लगभग पूरा हो गया। जी, पूरे जोधपुर डिवीजन में इलेक्ट्रिफिकेशन काम 100% हो चुका है। और दोहरीकरण की अगर हम बात करें तो हमारा जो जयपुर से ट्रैक आ रहा है, फुलेरा होते हुए, जयपुर से फुलेरा होते हुए जोधपुर तक, ये डबल लाइन का हो चुका है। इधर हम लूनी की तरफ भी डबल लाइन कर चुके हैं, लेकिन जो हमारा भिड़ड़ी सेक्शन है उसको हम डबलिंग कर रहे हैं। अच्छा, भिलड़ी नहीं, तो लगभग 260 किलोमीटर का सेक्शन डबलिंग हो रहा है और 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। अच्छा, इसमें सर अभी जैसे ई टिकटिंग आजकल युवा है, मैक्सिमम लोग ऑनलाइन टिकट को प्रेफर करता है, तो ई टिकटिंग की व्यवस्था को और इजी बनाने की तरफ भी कोई रेलवे कुछ का? बिल्कुल, रेलवे प्रयास करे। और अगर आप आंकड़ों की तरफ निगाह डालें तो 50% से ज़्यादा जनता अब ऑनलाइन टिकट ले रही है। अब रिजर्वेशन सिस्टम पर भीड़ लगातार कम हो जा रही है, और अच्छी बात है, क्योंकि हम जब घर बैठे लोग टिकट ले सकते हैं, विद इन सेकेंड्स वो बुक कर सकते हैं, इससे बढ़िया और चीज़ क्या है। तो ई टिकटिंग को लेकर के ऑलरेडी पब्लिक के पास ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल है, जिस पर साइट पर जाकर के टिकट बुक कर रहे हैं। लेकिन कुछ जनता ऐसी होती है जो हमारे स्टेशन पर आती है, तो स्टेशन पर भी हम दोनों व्यवस्था रख रहे हैं
ठीक है ना। हमारी ATBMs मशीन होती हैं, जिन मशीनों में बंदा आता है और एक हमारा आदमी रहता है, उससे वो डिमांड करता है, टिकट निकाल के दे देता है, जनरल टिकट जी दे देता है। इसके अलावा कुछ काउंटर हमारे स्टेशन पर अवेलेबल हैं जहाँ अपने रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ई टिकटिंग को लेकर के भारतीय रेलवे बहुत एडवांस स्टेज में है और आने वाले समय में विंडो रिजर्वेशन घटते जाएंगे, ई टिकटिंग, ऑनलाइन टिकटिंग बढ़ती जाएगी। तरह से एक ऐप भी काम करती है UTC करके, बिल्कुल है, बिल्कुल है, टिकट्स वगैरह बिल्कुल ले सकते हैं, वो भी काम, प्लेटफॉर्म भी टिकट ले सकते हैं, बस उसमें डिस्टेंस मेंटेन कर रखना पड़ता है। रखना पड़ता है जी। एक सवाल ये था कि सर अभी जैसे अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि कई बार बड़े अधिकारी तक हम ये बात नहीं कर पाते, ये तत्काल रिजर्वेशन की मैक्सिमम सीट पहले तो 5-10% रखी जाती थी, आजकल सर 50% तक ऐसा हो रहा है, ऐसा क्या रीजन, सरकार ने क्या सोच के ऐसा प्रावधान किया होगा? देखिए, रिजर्वेशन की एक व्यवस्था जो पहले थी कि 4 घंटे पहले चार्टिंग होती थी, अब उस समय को बढ़ा दिया गया। पहले ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले चार्टिंग होती थी। उसका एक नुकसान ये होता था जो देखने में आया कि अगर 4 घंटे पहले चार्ट बन गया तो जिन यात्रियों को नहीं जाना है वो सीटें भी हमारी रह जाती थी। उसका समय बढ़ा दिया गया और चार्ट अब जो है 8 घंटे से ज़्यादा समय पहले बन रहा है। उससे जनता को बहुत राहत मिली है और बहुत सारे लोगों के टिकट ऑटोमेटिकली कन्फर्म होने लगे, क्योंकि जब 8 घंटे का समय मिल गया तो लोगों को निर्णय लेने का समय मिल जाता है, लंबा समय मिल जाता है। तो एक तो वो बेनिफिट हो रहा है हमारा जो है चार्टिंग को लेकर के। और दूसरा जो आपका प्रश्न है जिस पे आपने किया है, उस प्रश्न का उत्तर भी मैं यही देना चाहूँगा कि जो तत्काल टिकट की व्यवस्था है वो सुबह के समय दी गई है, आधे घंटे AC के लिए और कुछ समय रिजर्वेशन जो स्लीपर क्लास के लिए है। तत्काल एक ऐसी व्यवस्था जिसमें इमरजेंट सिचुएशन में लोग जाना चाहते हैं, 2 महीने पहले प्लान नहीं कर पाते, 1 दिन पहले प्लान किया उन्होंने, 2 दिन पहले प्लान किया, 3 दिन पहले प्लान किया और तत्काल की व्यवस्था की तरफ बढ़े। तो तत्काल की व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था है जिसे कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन तत्काल की सीटें लिमिटेड होती हैं। तो जाहिर है कि आधे घंटे अगर विंडो ओपन होगी तो कुछ ही लोगों को मिलेगी और लोग पूरे देश में तत्काल की व्यवस्था को ऑनलाइन बुक करने के लिए अलर्ट रहते हैं। तो इसलिए कुछ ही यात्रियों को उसका फायदा मिलता है, बाकी फिर उनकी वेटिंग हो जाती है। वेटिंग लिस्ट को कम करने के लिए भी सरकार कुछ कोशिश कर रही है शायद, वेटिंग लिस्ट नहीं पड़ा था। वेटिंग लिस्ट को कम करने के लिए तो चार्टिंग के समय को एडवांस जो 4 घंटे था उसको बढ़ा दिया गया, उससे बहुत सारा फायदा हुआ है। और दूसरा, वेटिंग लिस्ट को कम करने के एक फायदा ये हुई था कि आजकल हमारे जो टिकट चेकिंग स्टाफ है सबको टाइप मिल गया है, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है। तो अगर कोई आदमी बोर्ड नहीं करता रास्ते में, सपोज करिए चार्ट बन गया और जोधपुर से ट्रेन निकल गई और जोधपुर से निकलने के 10 मिनट के बाद चेकिंग करते समय टीटी को पता चला कि 4 यात्री जिन्होंने टिकट बुक कराया वो नहीं आए, वो टाइप पर अपने क्लिक कर देगा और जब टाइप पे क्लिक कर देगा तो ऑनलाइन बैठा हुआ व्यक्ति उन 4 सीटों को ऑनलाइन बुक कर लेगा। पहले क्या होता था, वो सीटें खाली रह जाती थी और ट्रेन के अंदर कई बार व्यवस्था नहीं हो पाती थी। तो ये भी एक बड़ा फायदा हुआ है कि यात्री अगर वेटिंग है तो टेक्नोलॉजी के कारण उनको इमीडिएट टिकट मिलने में सुविधा हो रही है। एक सर अभी जैसे कुछ शिकायत आई थी खान पान को लेकर, हालांकि मुझे नहीं लगता रेलवे में इस तरह की शिकायतें ज़्यादा तो नहीं देखी, लेकिन फिर भी कुछ ट्रेन्स में अच्छा खाना नहीं मिलने की शिकायत आई थी। क्या रेलवे ने पूरे देश में कोई ऐसी पुख्ता व्यवस्था की है ताकि कोई वेंडर गलत काम ना कर सके? देखिए, भारतीय रेलवे में बहुत सारी ऐसी हमारी सर्विसेज हैं जो हम कॉन्ट्रैक्ट्स पर करते हैं। जहाँ तक कैटरिंग की बात है, IRCTC के हाथ में है जिसको व्यवस्था करती है, वो भी रेलवे की है जी। रेलवे की एक सब्सिडरी बॉडी है जो ये कार्य करती है और बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन समय समय पर ह्यूमन एंगल से कंप्लेन आती रहती है, खाने को लेकर, कैटरिंग को लेकर, सर्विस को लेकर के, पैसे को लेकर के, ओवर चार्जिंग को लेकर के। और जब ये शिकायतें आती हैं तो हमारे पास जो एक ऑप्शन रहता है, स्ट्रिक्ट होकर के एक्शन लेना, वेंडर्स को बैन करना, फाइन लगाना, जिससे भविष्य में ऐसी कोई गलती हो ना करें। तो हम जितना सख्त रहेंगे, जितना इंस्टेंट हम एक्शन लेंगे, ये व्यवस्था उतनी बेहतर होती जाएगी। तो लोगों को एक अच्छा, स्वादिष्ट, स्वच्छ, ताज़ा भोजन देना भारतीय रेलवे की, IRCTC की है और हमारे सिस्टम की जिम्मेदारी है, जिसको हम हर संभव प्रयास करके पूरा करेंगे। ये जोधपुर जो अब नया मॉडर्नाइजेशन होगा, इसमें भी क्या खान पान की अच्छी फैसिलिटी या कोई बड़ा भोजनालय बनने की है? जो भी जोधपुर स्टेशन बनेगा, हर स्टेशन पर कैटरिंग की सुविधा रहती है, रेस्टोरेंट रहते हैं, शॉप्स रहती हैं, कुछ शॉप्स प्लेटफॉर्म पे रहती हैं, कुछ फिक्स रहती है जहाँ पे। तो इसमें जितनी व्यवस्था हो सकती है, देश की जो श्रेष्ठतम होगी वो जोधपुर में की जाए। पार्किंग भी होगी और पार्किंग हम
लेवल पार्किंग की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं, जिससे आप 1 से 2, 2 से 3 लेवल पर जा सकें, क्योंकि आने वाले समय में जनता की भीड़ बढ़ेगी। मेट्रो सिटीज़ में जो आप देखें, दिल्ली में बहुत सारी जगहों पे मल्टी लेवल पार्किंग आ गई, वो जोधपुर में हम करने जा रहे हैं। नए रेस्टोरेंट होंगे, कॉन्कोर्स में नई व्यवस्था होगी, नई कैटरिंग की चीज़ें होंगी, नए नए ब्रांड्स यहाँ आएंगे, ये व्यवस्था भी मिलेगी जनता को। सर अभी जैसे अपन फुलेरा या नावा तक जाते हैं, जब तो हमारी स्पीड थोड़ी सी कम रहती है गाड़ी की, 100 या 110, उसके बाद हमारी स्पीड बढ़, चूँकि अब वंदे भारत आ चुकी है जोधपुर में, तो ऐसे में हम किस गति से अब ट्रेन की अपेक्षा करते हैं कि आने वाले इस समय में हम इसकी स्पीड पर भी काम कर रहे हैं? भारत सेमी हाई स्पीड से अब हाई स्पीड की तरफ बढ़ रहा है, और आप सबको पता है कि अहमदाबाद मुंबई का ट्रैक हाई स्पीड का बनने जा रहा है। वर्तमान में जो हमारी वंदे भारत ट्रेनें हैं वो 130 की स्पीड में दौड़ रही हैं। बहुत सारे भारत के सेक्शन में 130 में चल रही हैं। फुलेरा से लेकर के जयपुर 130 का सेक्शन है, आगे दिल्ली तक भी सेक्शन है, लेकिन जो हमारा जोधपुर से फुलेरा तक वो 110 का है। हम उसको 130 करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उसमें हमें 2 परिवर्तन करने पड़ रहे हैं। 130 करने के लिए हमको दोनों तरफ फेंसिंग की लगाने की ज़रूरत है, जिससे एनिमल्स, जानवर ट्रैक पर नहीं आ सकें। हमारा लगभग 50% फेंसिंग का काम पूरा हो गया है, और आने वाले 1 से सवा वर्षों में हम नेक्स्ट 50% पूरा कर लेंगे। तो पहला जो मेजर चंक था वो फेंसिंग का था, जिसका टेंडर हो चुका, जिसका काम शुरू हो गया है, वो हम मान के चल रहे हैं कि 1 से 1.5 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा। तो 130 करने में हमें एक सुविधा मिलेगी। दूसरा, इस सेक्शन में सिग्नलिंग की कुछ व्यवस्था है, जिसको हमें ठीक करना, जिसको हम लगातार ठीक करते जा रहे हैं। हम धीरे धीरे ऑटोमेटिक की तरफ बढ़ रहे हैं, EI की तरफ बढ़ रहे हैं, वो व्यवस्था भी होगी। तो बहुत ज़्यादा समय, बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब यहाँ से लेकर के जयपुर तक का पूरा ट्रैक 130 की स्पीड में चलेगा। और 130 ही नहीं है, हम सबको निर्देश मिलने का आपको अपने ट्रैक को 160 की स्पीड के लिए प्लान करना है, तो हम 160 के लिए भी धीरे धीरे प्लान कर रहे हैं। 160 के लिए करने के लिए हमको एडवांस सिस्टम जो हमारा सिग्नल का होता है उसको बदलने की, ट्रैक मेंटेनेंस की, स्लीपर डेंसिटी के बहुत सारे हैं, बट हम उसको पूरा करेंगे। मेरा जयपुर में एक रेलवे अधिकारी से बात हुई थी एक बार, उन्होंने मुझे कहा था कि बहुत निकट भविष्य में हम 3 घंटे में जयपुर आ जाएंगे जोधपुर से। तो क्या आपको निकट लगता है ऐसा? बिल्कुल, वो सत्य कह रहे हैं, और 3 घंटे में बिल्कुल आ सकेंगे। और आप 3 घंटे की बात कर रहे हैं, अगर ये देश हाई स्पीड ट्रेन की तरफ बढ़ा, अभी तो एक सेक्शन बन रहा है, आने वाले कुछ वर्षों में पूरे देश में ऐसी संभावना बढ़ेगी, देश विकास की तरफ बढ़ेगा, तो ऐसी चीज़ें बढ़ेंगी। तो उनका कहना बिल्कुल सही है। जब हम अपने ट्रैक मेंटेनेंस को, सिग्नल की व्यवस्था को, फेंसिंग को, सेफ्टी को पूरा कर लेंगे तो हमारी स्पीड बढ़ेगी, बहुत आसानी से जा सकेंगे। अच्छा, अभी जैसे जोधपुर बन गया, आपका देशनोक तैयार है स्टेट, अब बाड़मेर जैसलमेर की आपने बताया, क्या और भी ऐसे स्टेशन, पाली या जो इस मंडल के अधीन बड़े स्टेशन आते हैं, क्या उस पर भी काम चल रहा है? आने वाले कुछ दिनों में हमारा नोखा और बाड़मेर, इसका उद्घाटन होने जा रहा है। हमारा नोखा और बाड़मेर अमृत भारत स्टेशन के तहत तैयार है। कुछ समय के भीतर हम इसका उद्घाटन करेंगे और जनता के सामने इसको हम खोलेंगे। इसके अलावा जैसलमेर स्टेशन भी लगभग तैयार है। हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत खूबसूरत बन के आया। मैं तो जनता से अपील करूंगा कि विजिट करें, टूरिस्ट प्लेस है, और जैसलमेर स्टेशन को देखें। अपने आप में स्टेट ऑफ आर्ट है। शहर की खूबसूरत बिल्डिंग, मैं कहूँगा शायद सबसे खूबसूरत बिल्डिंग के रूप में निखर के स्टेशन आया है। तो जैसलमेर भी कुछ दिनों में हम उद्घाटन करेंगे। पाली का टेंडर हो गया है। पाली 95 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है, उसका टेंडर निकल गया है। कुछ ही दिनों में टेंडर फाइनलाइज होगा और काम शुरू हो जाएगा। और काम शुरू हो जाएगा तो 1.5 साल का प्रोजेक्ट है, उसको कंप्लीट करके जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा 12 और स्टेशन ऐसे जो अमृत भारत में है, जो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब अपन ये समझते हैं कि 2030 से पहले मतलब अधिकतर रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइजेशन पूरा कर चुके हैं। देखिए, जो प्रोजेक्ट अभी जो फेज 1 में लिया गया है, उसमें जोधपुर डिवीजन के 15 स्टेशन अमृत भारत के हैं, जिसको हम आपसे कह रहे हैं कि दिसंबर तक हम कंप्लीट कर लेंगे। 15 स्टेशन दिसंबर जनवरी तक कंप्लीशन की स्थिति में रहेंगे। 3 स्टेशन हमारे पास हैं, जैसलमेर, जोधपुर एंड पाली, जो मेजर है। जैसलमेर तैयार है, पाली और जोधपुर को जरूर 1.5 साल लगेगा। तो 2030 तो बहुत लंबा आप बता रहे हैं, मैं तो कहूँगा 2028 तक सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। नाइस। पब्लिक को सुविधा के लिहाज से और तो क्या चाहिए सर? अभी आप यंग है, मैं तो युवा ही मानता हूँ आपको, जिस ऊर्जा से आप काम करते हैं, मैंने अभी बाहर भी देखा आपको काम करते हुए। क्या आपको लगता है कि एक एजुकेशन फील्ड में रहने के बाद अब आप रेलवे में, तो दोनों की क्या क्या चुनौतियाँ रही होगी? जैसे एजुकेशन में आपने जम के काम किया, सेंट्रल बोर्ड में आप रहे हैं, अब आप रेलवे में हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, सिविल सर्विसेज के तहत हम जो अधिकारी आते हैं, हमको मल्टी डिपार्टमेंट में काम करने के लिए ट्रेंड किया जाता है, ठीक है ना। सिविल सर्विसेज में काम करने वाला अधिकारी भारत सरकार के किसी भी केंद्र सरकार के विभाग में डेपुटेशन में जा सकता है। हम होम में जा सकते हैं, हम एजुकेशन में जा सकते हैं, हम इंफ्रा में जा सकते हैं, पावर में जा सकते हैं।
हम कल्चर में जा सकते हैं और हमको कुछ समय लगता है सीखने में, बहुत लंबा समय नहीं लगता, 10-15 दिन लगते हैं जब चीज़ों को समझते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, अपने जूनियर से, कलीग से, सीनियर सीखते हैं और फिर स्पीड में चलना शुरू कर देते हैं। एक डायरेक्शन मिल जाती जी, तो मैं भारतीय रेल कार्मिक सेवा का 1997 बैच का अधिकारी हूँ और लगभग 19 वर्ष भारतीय रेल कार्मिक सेवा में मैंने कार्य किया। उस बहुत बड़ा अनुभव रहा है और हमने प्रशासन से लेकर, कार्मिक से लेकर, रिक्रूटमेंट से लेकर तमाम सारे विषयों में वेलफेयर को लेकर के हमने कार्य किया। एक अवसर मिला डेपुटेशन पे जाने का जो भारत सरकार की पॉलिसी है और मैं शिक्षा विभाग में गया, 6 वर्ष में वहाँ रहा। वहाँ एक नया चैलेंज था हमारे सामने, नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही थी, नया करिकुलम फ्रेमवर्क आ रहा था हमारे पास, नए नए सिलेबस की चीज़ें इंक्लूड हो रही थी, पूरी दुनिया में एजुकेशन की पेडागोजी चेंज हो रही थी, रोट लर्निंग को एक्सपीरियंशियल लर्निंग किया जा रहा था, धीरे धीरे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट पर फोकस हो रहा था। एक समय था जब नॉलेज इंपॉर्टेंट थी, अब तो नॉलेज तो गूगल के एक क्लिक पर अवेलेबल है। अब आ गया उस ज्ञान का उपयोग आपके बच्चे को आता है कि नहीं, आपका बच्चा इनोवेटिव क्रिएटिव है, क्रिटिकली थिंक करता है, प्रॉब्लम सॉल्वर है कि नहीं, कोलैबोरेटिव अप्रोच में है कि नहीं, इन सारी स्किल्स को लेकर के शिक्षा में चिंता बढ़ी और जिसको लेकर के नई शिक्षा नीति आई। तो 6 वर्ष का मेरा लंबा अनुभव रहा है और देश के लगभग 15,000 प्रिंसिपल से मैं फेस टू फेस मिल चुका हूँ, ट्रेंड कर चुका हूँ, बात कर चुका हूँ। बहुत सारी एजुकेशन की पॉलिसीज ऐसी आई जिसको बनाने में मैंने सक्रिय योगदान दिया है। तो एक रिच एक्सपीरियंस है और मैं यही कहूँगा कि शिक्षा विभाग में काम करते हुए एक अलग अनुभव था। अब मैं रेल में वापस आ चुका हूँ अपने मूल विभाग में, यहाँ एक अलग अनुभव मिल रहा है, वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है और शिक्षा भी देश के इम्पॉर्टेंट पिलर्स में आती है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। लेकिन मेरा मानना है किसी भी एक काम को अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड होकर करते हैं, डिटेलिंग करना आपको आता है, डीप में जाते हैं, आपको विजन बनाना आता है, आपको प्लानिंग करना आता है, एग्जीक्यूशन करना आता है और परफॉर्मेंस असेसमेंट करना आता है, तो शिक्षा नहीं, आप कोई भी कार्य दे दीजिए हम सफल हो जाएं। आप सफाई का कार्य दे दीजिए हम शहर को चमका देंगे। तो ये तो एक स्किल की बात होती है कि आप कितने पैशनेट होकर के काम करते हैं, आप प्रशासनिक तौर पे कितना परफेक्ट हैं। अच्छी बात है सर। आपका चूंकि ये सब कुछ रहा था, आने वाले अभी आपका समय शुरू ही हुआ, 6 महीने हुए हैं, आने वाला समय आपके पास अभी लंबा कार्यकाल है, इस जोधपुर में मॉडर्नाइजेशन चलता रहेगा, इसके अलावा क्या आप कुछ नया सोच कर बैठे हैं कि मैं अपने कार्यकाल के रहते हुए ये काम करके ही जाऊंगा? बहुत सही प्रश्न आपने किया और भारतीय रेलवे के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सेफ्टी। एक जनता जो ट्रेन में आराम से लेट करके, सोते हुए सफ़र करके 12 घंटे बाद अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहती है, उसको सुरक्षित, समयबद्ध और एक अच्छे अनुभव के साथ पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न है भारतीय रेलवे का और सेफ्टी के लिए हमारे पास लगभग 8 टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं रेलवे में। जी, सेफ्टी डिपार्टमेंट जिस ट्रैक पर गाड़ी चल रही है वो ट्रैक को मेंटेन करना, उसके अलाइनमेंट को प्रॉपर बना के रखना, पॉइंट क्रॉसिंग्स को चेक करना, जो हमारे जर्क लग रहे हैं, जो हमारे बाकी इशूज हैं उसको ठीक करके रखना, जो ट्रैक है उसके जो डिटेक्शंस है, जो अल्ट्रा फ्लो डिटेक्शंस होते हैं उनको समय पर देखना, एक बड़ा कार्य है। ऐसे सिग्नल डिपार्टमेंट है, एक छोटी सी गलती दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो जो हमारा सिग्नल डिपार्टमेंट्स है, सिग्नल की व्यवस्था को प्रॉपर मेंटेन रखना, ठीक है ना, जो हमारे रिले रूम्स होते हैं उनका टाइमली मेंटेनेंस कराते रहना, एक इम्पॉर्टेंट कार्य होता है हमारा ये। सिमिलरली हमारे पास पावर डिपार्टमेंट होता है, लोको होता है, ड्राइवर्स होते हैं। आप देखिए ना, एक ड्राइवर हमारा 10 घंटे ट्रेन लेके चलता है, पलक भी नहीं झपकाता है और लगातार सिग्नल की तरफ उसकी निगाह होती, उसकी छोटी सी गलती अगर वो रेड सिग्नल क्रॉस करे तो जनता के साथ क्या होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। ऐसे हमारे जो कोचेज होते हैं, जो वैगन्स होते हैं, उनकी अलग सेफ्टी की बात होती है। तो इस हिसाब से आप देखें तो ये सेफ्टी डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी दिन प्रतिदिन की मेंटेनेंस को ऑब्जर्व करना और सुरक्षित परिचालन के लिए तैयार करना बड़ी जिम्मेदारी है। तो जो मेरा कार्यकाल है, 2 वर्ष का जो कार्यकाल है, नो डाउट हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम सेफ सिक्योर तरीके से ट्रेनों को ऑपरेट कर सकें और हमारे सारे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट 24 घंटे अपने उन पैरामीटर्स को बिना किसी लापरवाही के पूरा करें। एक बड़ा चैलेंज है जिसमें हमारे पास सारे विभाग मिल करके साथ देते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, मेहनत करते हैं, टीम अच्छी है तो हम सफल होते हैं। इस सेफ्टी के बाद अब दूसरा नंबर आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हम जितना बेहतर स्टेशन, ट्रेन की क्लीनिनेस, लोगों की टिकटिंग की व्यवस्था को बेहतर करेंगे, उतना ही बढ़िया कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा और कस्टमर को वही चाहिए। तो इसलिए हमारा वो भी प्रायोरिटी बहुत टॉप प्रायोरिटी है जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो आने वाले
समय में जो मेरा टेन्योर होगा सेफ्टी को लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि ये दोनों जनता के लिए आवश्यक है। यही दोनों चीज़ें जनता को कंफर्टेबल जर्नी देंगे, इनको लेकर के हमारा फोकस रहेगा। इसमें जो बोर्ड की पॉलिसीज हैं, मुख्यालय की पॉलिसीज और इनोवेटिव क्रिएटिव तरीके से जो हमारी टीम करती है, उस पर हम पूरा फोकस करेंगे और इसको 100% अप टू मार्क रखेंगे। सर, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग कर लेते? बिल्कुल हो रहा है। नहीं, आप लेते हैं? हम लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, हम लेते हैं। हमारा सिस्टम लेता है। एआई का उपयोग हम बहुत सारे कर रहे हैं। एआई बेस्ड कैमरे हम लाने जा रहे हैं। हमारी जो रिजर्वेशन सिस्टम, उसमें हम चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं। हमारा जो क्लीनिंग सेटअप है, किसी दिन आपसे कहेंगे आप विजिट करिए, और कि हमारे पास प्लांट लगा हुआ है जहाँ पर हमारी बेडशीट धुली जाती है। लाखों की संख्या में बेडशीट्स आती हैं, उनको क्लीनिंग करना, उसके स्पॉट्स को हटाना, उनको प्रेस करना, उनको फोल्ड करना, फिर उनको पैक में रखना। एआई बेस्ड हमारे पास मशीनें हैं। तो जो एआई बेस्ड मशीनें हमारी हैं, उसके तहत चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी का समय है और टेक्नोलॉजी में रेलवे जितना अडॉप्ट करेगी उतना ही सेफ, सिक्योर, कंफर्टेबल जर्नी जनता को देगी। मुझे आपसे बात करते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक सवाल मैं आपसे एक निजी पूछना चाहता हूँ। चूँकि आप सिविल सर्विसेज से आए हैं तो आपकी व्यक्तिगत भी कुछ हॉबीज़ होती है। आपका विशेष क्या आकर्षण था? क्या म्यूज़िक, रीडिंग, परिवार के साथ क्या एंजॉय करने के लिए आप क्या सोचते हैं? कुछ रहता है समय? देखिए, बहुत सारी हॉबीज़ हैं, समय बिल्कुल निकलता है। समय सबके पास बहुत है। आप टाइम मैनेजमेंट अगर करेंगे तो आपके पास समय ही समय है। तो अगर आप हॉबीज़ की बात करें तो मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है। मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, और मैं खुद पैशनेट हूँ। कई बार मैं खुद अपने फील्ड में, अपने लॉन में, अपने पेड़ों के साथ रहता हूँ, उस काम को करता हूँ। वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। और चीज़ों को विकसित करना, चीज़ों को बदलना, इनोवेट करना, ये मेरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट हॉबी है हमेशा। और मैं देखता हूँ कि इस चीज़ में बड़ा सफल भी रहता हूँ। तो नई नई चीज़ें करना, जो सामान्य लोग कर रहे हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं हो पाता हूँ। इसीलिए मुझसे कोई व्यक्ति मिलता है, मेरा कोई दोस्त मिलता है, कोई अधिकारी मिलता है, बड़ा एक नेचुरल क्वेश्चन करता हूँ, नया क्या कर रहे हो? क्योंकि जो नया करेगा वो आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा। जो इनोवेट करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो क्रिएट करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो समस्या समाधान करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो वो भी मेरी एक हॉबी है। इसलिए अपनी वर्किंग में, अपनी कार्यप्रणाली में, डे टू डे काम में उन चीज़ों को भी आगे बढ़ाता हूँ। इसके अलावा लोगों से मिलना जुलना, लिखना, कविताएं लिखना, लेख लिखना, वो भी मेरी एक हॉबी है। बहुत सारी कविताएं मैंने लिखी हैं, बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। कभी अवसर मिलेगा तो हम आपको सुनाएंगे। वगैरह में भी आपका? बिल्कुल है, संगीत में है। कई बार फुर्सत मिलते तो संगीत भी सुनते हैं और करते हैं। और रेलवे तो एक बड़ी अच्छी पारिवारिक व्यवस्था वाली क्लब संस्कृति है, जहाँ हमारे परिवार महीने 2 महीने एक बार उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, सोशल गैदरिंग का हिस्सा बनते हैं, और इससे उनकी स्किल भी विकसित होती है, तनाव मुक्त भी होते हैं। सर, बड़ा अच्छा लगा कि आपकी हॉबीज़ भी एक ऐसी है जो बिल्कुल इनोसेंट व्यक्ति की होती है। खाना बनाना, गार्डनिंग करना। आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात कि आप इतने ऊर्जावान हैं, तो मैं जोधपुर मंडल रेलवे के लिए अपेक्षा कर सकता हूं कि आप में हर नया करने की एक उत्सुकता रहती है कि मैं कुछ नया करूं। तो मुझे पता है कि आप अपने कार्यकाल में नया कुछ करके ही जाएंगे। ऐसा? बिल्कुल जाएंगे। और आपने अवसर दिया तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से मैं जोधपुर की जनता से एक अपील भी करना चाहूँगा। देखिए, जोधपुर राजस्थान का एक महत्वपूर्ण शहर है और राजस्थान सांस्कृतिक प्रदेश है। लोग बड़े अच्छे हैं, विनम्र हैं, और लोग सम्मान बहुत देते हैं, अपनात्व है, रेस्पेक्ट बहुत देते हैं। लोग बड़े सहज हैं, दिल से मिलते हैं और बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए आपसे अपनी छोटी छोटी उम्मीदें व्यक्त करते हैं। तो शहर बहुत अच्छा है, लोग अच्छे हैं। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी पोस्टिंग हुई। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगती है और बहुत खलती है, जो जोधपुर की जनता से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहता हूँ। शहर में गंदगी बहुत है। गंदगी बहुत है? बहुत है। और गंदगी को करने में एक एक व्यक्ति का योगदान है। हम अपने घर को तो स्वच्छ रखते हैं, लेकिन हम अपने घर का कचरा बाहर डाल देते हैं। हमारी स्टेशन के आसपास की दुकानें हैं जिनको हमने कई बार अवेयर किया कि आप रात भर जो आपकी बिक्री होती है उस डस्टबिन को सड़क पर मत गिराइए, आप उसको प्रॉपर रखिए और नगर निगम की गाड़ी आएगी, आप उसको डिस्पोज करिए। सिमिलर हमारे स्टेशन हैं, स्टेशन की व्यवस्था में भी। तो शहर में गंदगी बहुत ज़्यादा है। इसके लिए पूरे शहर की जनता को अपने बल को बढ़ाना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। मैंने यहाँ के कलेक्टर से, यहाँ के नगर निगम से, यहाँ के अधिकारियों से, पॉलिटिशियन से, ओपन फोरम से, रेलवे के नेताओं से, जो हमारी यूनियंस होती हैं, रेल अधिकारियों से मैंने हमेशा कई बार अपील की है कि इसको लेकर के ज़बरदस्त अवेयरनेस की जरूरत है। देखिए, मोदी जी
जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री स्वच्छता को लेकर के कितनी बार उन्होंने अपील की, घर घर शौचालय मिले, खुला शौच से हमारा देश मुक्त हो और जो कचरा व्यवस्था वो शांत खत्म हो सके, उसकी जरूरत है। आप स्टेशन ट्रेन से निकलिए और आपको 4-4, 5-5 किलोमीटर तक ट्रैक के दोनों तरफ कचरा दिखता है ना, उसमें सिर्फ रेलवे ही नहीं कर रही, हमारे आसपास के लोग भी हैं, कॉलोनियां भी हैं, लोग ट्रैक की तरफ कचरा डाल देते हैं। दूसरा, हमारे स्टेशन पर जो क्लीनिंग व्यवस्था है उसका कुछ कचरा वहां चला जाता है, इसको बदलना पड़ेगा। तो मैंने तो अपने रेल परिसर को स्वच्छ रखने का बीड़ा उठाया है। आप पिछले 1-2 महीनों में अगर जनता से पूछें, ट्रेन की यात्रा करें, तो आपको बहुत परिवर्तन दिखेगा। लेकिन ये रोज करना पड़ेगा और ये रोज तभी सफल होगा जब जनता अपना योगदान देगी। तो जोधपुर की जनता से एक बड़ी अपील कि जैसे आप अच्छे हैं वैसे शहर को भी अच्छा करिए, स्वच्छ रखिए और कम से कम अपना तो प्रतिज्ञा करिए कि आप कोई भी कचरा सार्वजनिक स्थल पर डिस्पोज नहीं करेंगे। घर घर में छोटी छोटी मशीनें लगाइए। आजकल छोटे छोटे किचन का कचरा होता है, कागज होता है, 10-20-50 हज़ार रुपए की मशीनें आती हैं जो आपके कचरे को डिस्पोज करके आपको जैविक खाद दे देती हैं, आपके वेस्ट मटेरियल से नए नए पेपर बना देती हैं। जनता छोटा सा काम कर ले, चीज़ें आपकी बढ़ जाएंगी। तो एक अपील की शहर को स्वच्छ होने की ज़रूरत है और इसमें एक एक व्यक्ति का योगदान होगा। सर, आप स्टेशन को अच्छा बना रहे हैं, जोधपुर की जनता के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपकी इस अपील को जोधपुर वाले, क्योंकि आपने जोधपुर की बहुत तारीफ़ की है कि ये कल्चर सिटी है, यहाँ पे खान पान अपना है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं हम हमारे शहर को साफ कर सकते हैं। और मुझे पूरा है कि आज अपने एपिसोड में ये लोग संकल्प लेंगे कि हम अपने शहर को साफ रखेंगे और रेलवे के साथ कदम से कदम मिलाएंगे। बिल्कुल, आपने हमें बहुत समय दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है कि आपके रहते ये जोधपुर का स्टेशन नए स्वरूप में बहुत जल्दी आएगा, निखर कर आएगा। बिल्कुल बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रेलवे का विकास केवल स्टेशनों तक सीमित नहीं बल्कि यात्रियों के सफर को सुरक्षित, सहज और यादगार बनाने का संकल्प भी है। श्री अनुराग त्रिपाठी सर से हुई बातचीत से यह स्पष्ट हुआ कि उनके नेतृत्व में उत्तर पश्चिम रेलवे का जोधपुर मंडल एक नए विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में यहाँ की योजनाएं न सिर्फ जोधपुर बल्कि पूरे पश्चिम राजस्थान को एक नई पहचान देगी। जोधपुर ही नहीं, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, नोखा आदि स्टेशनों का भी विकास होगा और नया स्वरूप देखने को मिलेगा। हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर इस चर्चा को देखा और सुना। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और अपने अमूल्य सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार, शुभकामनाएं। ये है इनसाइट विद रागा, सोचिए भीतर से।